हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। और फ्रेंड्स, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे वो देख लीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, वहाँ जाके इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट 3 देखिए, कि जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 3। इसमें आज हमने पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया। सबसे पहले इस क्रियाकलाप को समझते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, एक यहाँ पर क्या ली गई है, परखनली ली गई, मतलब एक टेस्ट ट्यूब ली गया। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप का ट्यूब ना, इसे बोलते हैं हम हिंदी में परखनली, इंग्लिश में इसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इसमें हमने क्या भर लिया, सोडियम सल्फेट का विलयन भर लिया। ठीक है, ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने क्या भर लिया, सोडियम सल्फेट। और नीचे वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें भर लिया हमने बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब बेरियम क्लोराइड के अंदर हम सोडियम सल्फेट को धीरे धीरे यहाँ पर कुछ बूंदे डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा, श्वेत रंग का एक सफ़ेद रंग का एक पदार्थ बनता है जो जल में अविलय होता है, जल में घुलता नहीं है। ठीक है, मतलब जब ये हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डालते हैं तो एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं है। इस सफ़ेद रंग के पदार्थ को क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। और ये पदार्थ जो पानी में घुलता नहीं, इसलिए इसे अविलय पदार्थ कहते हैं। अविलय पदार्थ का मतलब तो जो पानी में ना घुलता उसे अविलय कहते हैं। तो अविलय पदार्थ को अवक्षेप कह रहे हैं। अवक्षेप का मतलब ये हो गया, एक सफ़ेद रंग का पदार्थ जो पानी में घुलनशील नहीं है उसे हम अवक्षेप कह रहे हैं, है ना। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया है, जब सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड में डालेंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, ये मैं देखा भाई, सोडियम सल्फेट की कुछ बूंदे हम बेरियम क्लोराइड में डाल रहे हैं तो यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बनेगा जो इसमें घुलनशील नहीं है जल के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी एक फ़ोटो और दिखा दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी वीडियो में अभी आप देखना साइड में एक फ़ोटो जो बनी हुई आ रही है, इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, सफ़ेद रंग का एक क्या बन रहा है, एक अवक्षेप बन रहा है। उसी अवक्षेप को हम क्या बोल रहे हैं, मतलब वो अवक्षेप क्या है, सफ़ेद रंग का एक पदार्थ है जो जल में घुल नहीं रहा है, इसी को हम अवक्षेप कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभिक्रिया क्या हुई भाई, अभिक्रिया को देखते हैं। तो अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, Na2SO4 भाई, सोडियम सल्फेट हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, Na2SO4 को जब हम बेरियम क्लोराइड में डाल रहे हैं, BaCl2 में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, BaSO4, बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये जो बेरियम सल्फेट बनाना, यही क्या है, वो सफ़ेद रंग का अवक्षेप है जो पानी में घुलनशील नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अच्छा, ये जो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेप समझ गए ना, अभी सफ़ेद रंग का पदार्थ जो पानी में घुलनशील नहीं है उसे हम अवक्षेप कहेंगे। और ऐसी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो ये है इसकी परिभाषा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ये इसका एग्जाम्पल है, मतलब इसकी ये अभिक्रिया दे रखी है, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सोडियम सल्फेट ये हो गया, इसको हम किस में डाल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड में डालते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है। यही बेरियम सल्फेट जो है वो सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनाता है, प्लस क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, मतलब इसे हम खाने वाला नमक कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखा जाए, जब Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड के आपस में अभिक्रिया हुई तो होता क्या है, जो सोडियम है वो क्या कर रहा है, वो तो क्लोरीन के साथ जा रहा है, मतलब सोडियम क्या कर रहा है, वो तो बेरियम को हटाकर उसकी जगह पे खुद आ जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, जो यहाँ पे उत्पाद बन रहा है उसमें क्या आ गया, जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ लग गया, है ना। यहाँ पे Na जो क्लोरीन है Cl के साथ क्या लग गया, Na लग गया, जबकि पहले यहाँ पर क्या था, NaSO4 के साथ था, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम ने क्या करा, यहाँ से बेरियम को हटा दिया, उससे यहाँ पे खुद आ गया। और जो बेरियम क्या करेगा, वो Na2 की जगह पर आ जाएगा, मतलब दोनों ने अपनी जो स्थान थे वो आपस में बदल लिए, है ना। सोडियम ने और बेरियम ने आपस में अपने स्थानों को बदल लिया है। ठीक है, तो
हम ये बोलेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ये जो अभिक्रिया हुई है यहाँ पर क्या हुआ है, इन्हें ये इन दोनों को क्या बोलते हैं, हम अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का, ये जो सोडियम है और जो बेरियम, इनको आयन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने स्थान को आपस में बदल रहे हैं, ठीक है, या फिर आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलेंगे वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो मुझे लगा, आशा है कि आपको समझ आ गया होगा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ों का विस्थापन हो रहा है, दो चीज़ें आपस में एक दूसरे की जो जगह है, जो स्थान है, उनको बदल रहे हैं। सोडियम तो बेरियम की जगह पे आ रहा है और जो बेरियम है वो सोडियम की जगह चला गया है ना। तो ये जब बेरियम यहाँ आ गया Na2 की जगह पे BSO4 बन गया और यहाँ चला गया तो NaCl बन गया, ठीक है। इसीलिए हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कह रहे हैं कि यहाँ पर जब दो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगले जो है अभिक्रिया वो है उपचयन और अपचयन, उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो चाइना डिश, मतलब ये जो आप कटोरी से देख रहे हैं चाइना डिश बोल रहे हैं, इसमें 1 ग्राम हमने क्या है, कॉपर का चूर्ण डालकर उसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉपर का चूर्ण से डाल के यहाँ पे गर्म किया जा रहा है। कॉपर का चूर्ण कौन से रंग का होता है, कॉपर कौन से रंग की होती है, भूरे रंग की होती है, ठीक है। तो जब हम कॉपर को गर्म करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो कॉपर का रंग होता है काला हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, यह काला पदार्थ क्यों बना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा, कॉपर जो चूर्ण है उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है वो काला हो जाता है। क्यों काला होता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जमा हो जाती है। इसी कॉपर ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका रंग जो है वो काला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि भाई कॉपर का सूत्र क्या होता है, CO। और जब आपको पता है जब किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं या किसी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो मतलब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, ठीक है। तो कॉपर जमा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या हुई, कॉपर के अंदर ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यदि इस गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परतें भूरे रंग की हो जाती हैं, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, कॉपर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला, जब कॉपर को हमने गर्म किया सिर्फ, तो यहाँ पे बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब इसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करें, है ना, ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला काले रंग का, अगर इसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो फिर से जो कॉपर होगा वो, मतलब काले रंग का जो कॉपर होगा दोबारा से वो भूरे रंग के कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ठीक, और आपको फिर से कॉपर प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी उसे हमने यहाँ लिख लिया, देखिए कॉपर ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इस पर हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। मतलब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो क्या होगा, इसमें से जो कॉपर है वो अलग होगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो कॉपर से हटकर हाइड्रोजन के पास मिल जाएगा तो यहाँ क्या बना देगा, जल बना देगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन इससे अलग हो गई, ठीक है। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है, ठीक है। मतलब अगर किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसे तो बोलेंगे यहाँ पर उस पदार्थ का क्या हुआ है, उस पदार्थ का यहाँ पर उपचयन हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए जैसे यहाँ पर देखा हमने कॉपर ऑक्साइड को जब हम गर्म कर रहे थे तो इसमें जो ऑक्सीजन क्या हो रही थी, जुड़ गई थी, है ना। जुड़ने के बाद तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड बन गया ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे उपचयन हुआ। उपचयन का मतलब होता है जब किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उपचयन और अपचयन आते हैं, एग्जाम से पूछा जाता है कि उपचयन अभिक्रिया क्या है और इसका मतलब उदाहरण एग्जाम्पल दीजिए। तो ये हो गया अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जैसे कॉपर को जब हमने गर्म किया तो ऑक्सीजन क्या कॉपर में जाकर जुड़ गई, तो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होता है, या फिर जब ऑक्सीजन या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखा हमने जब कॉपर ऑक्साइड में जब हम
में से जब हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो जो कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से निकल जाती है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रही है, यहाँ से ऑक्सीजन का हाथ से हो रहा है, ऑक्सीजन के यहाँ से लॉस हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से हटाया जा रहा है, हाथ से मतलब किसी चीज़ को यहाँ से हटाया जा रहा है या उसकी कमी हो रही है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड को जब कॉपर ऑक्साइड की जब अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो निकल जाती है और वो हाइड्रोजन के साथ जाकर मिल जाती है और क्या बनाती है, जल बना देती है। और आपको यहाँ पर शुद्ध रूप से क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है। मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या निकल गया, ऑक्सीजन का हाथ से हो गया, तो ये बोलेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब शायद आप आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये उपचयन और अपचयन क्या होता है। ठीक है, उपचयन में तो क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का हाथ से, अच्छा ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऐसी अभिक्रियाएं। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। मतलब कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी होंगी जहां पर उपचयन भी हो रहा होगा एक ही समय में और उसी समय में वहाँ पर अपचयन भी हो रहा होगा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन भी सकते हैं या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे यहीं पर देख लें, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ था अभी हमने पीछे पढ़ा, जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो ये जो यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से तो ऑक्सीजन हट जा रही है ना, कॉपर ऑक्साइड का क्या बन गया, कॉपर बन गया, मतलब इसमें से तो ऑक्सीजन हट गई, क्या बन गया, कॉपर। तो इसका क्या हुआ, इसका तो अपचयन हुआ भाई, जब ऑक्सीजन निकल रही है इसमें से, है ना। और ये जो ऑक्सीजन निकल गई वो किस में जुड़ गई, हाइड्रोजन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, H2O बन गया, जल बन गया। तो जब ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बना देती है तो इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो ये बोलेंगे वहाँ पर उस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, और जिसमें से ऑक्सीजन निकलती है तो ये कहेंगे इस पदार्थ यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जहाँ पर उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया है अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब यही होता है कि ऐसे अभिक्रिया जहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो, या फिर ठीक है, या फिर हम इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे कुछ एग्जांपल और दे रखे हैं, जैसे कि रिका ZNO प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर मतलब प्लस कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ZN अलग हो गया और ऑक्सीजन जाके ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से निकल के क्या हुआ, वो कार्बन के साथ जाकर जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है। इसका तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके बाद, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं संचारण क्या। तो संचारण का मतलब ये होता है, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, है ना। जब हम कोई लोहे का सामान लाते हैं वो नया होता है, बहुत चमकता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा मुक्त भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है ना। जब कोई भी लोहे का सामान नया लाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या देखते हैं, उस पर एक भूरे रंग की एक परत जमा हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं, है ना। जब लोहे को समय के लिए हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, भूरे रंग की परत जमा होना चालू हो जाती है, उसे हम क्या करते हैं, लोहे पर जंग लगना। कुछ अन्य धातु में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा चांदी और जो तांबे के जो बर्तन होते हैं, जब जैसे ही ये भी वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो भी तब इनके ऊपर भी जंग लगना चालू हो जाता है। जैसे जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। ठीक है, जब कोई भी धातु जो है, चाहे वो सोना है, चांदी है, लोहा है, जब जैसे वो अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती है तब ये संसारित होती है, मतलब तब इस पर जंग लगना चालू हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार हमसे पूछा गया कि संचारण क्या होता है। तो संचारण की जो परिभाषा वो ये है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। ठीक है, जब कोई भी धातु है, जब वो अपने आसपास के अम्ल हो गया, आर्द्रता मतलब पानी की जो नमी होती है उसके संपर्क में आती है, तब ये संचारित हो जाती है, मतलब अब ये खराब होना चालू हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, संचारण कहते हैं इसको। ठीक,
चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, मतलब जो आपने देखा होगा चांदी के ऊपर जब आपने देखा ना चांदी का जो लोग पहनते हैं तो कुछ समय के बाद वो काली हो जाती है। इसका मतलब ये काली क्यों हो रही है कि चांदी के ऊपर काले रंग का जंग लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर तांबे की कोई वस्तु है, तांबे का तार अगर आपने उसे कुछ समय के लिए हवा में खुला छोड़ दिया तो आप देखेंगे तांबे के ऊपर क्या होगा, हरे रंग की परत जमनी चालू हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है तांबे पे क्या लग रहा है, जंग लग रहा है। ठीक है, अब ये आता है कि जब संचारण हो रहा है, जब जंग लग रहा है तो इसको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है इसे। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए अब देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मतलब अगर जो वस्तुएं हैं लोहे की, अगर उस पर पेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पेंट कर दें, है ना, या फिर लोहे की वस्तुओं पे क्या कर दें, तेल लगा दें, या फिर लोहे की वस्तुओं पे ग्रीस लगा दें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता, देखो भाई, उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। उपचयित होने मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे मतलब जो खाने वाली चीज़ें आती हैं, जैसे जो पैकेट में आती है, जैसे उनमें तेल या फिर फैट या फिर तेल या फिर उसमें अंदर जो वसा पाई जाती है, जैसे ही वायु के संपर्क में या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो इनका जो रंग होता है और उनका जो स्वाद होता है, उनका स्वाद और जो उनकी गंध है वो दोनों ही बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम बाजार से चिप्स वगैरह जो लेकर आते हैं, अगर चिप्स पैकेट खोल के रख दें, उसे खाएं ना हम, है ना, उसमें अगर एक दो पीस खा लिया हमने चिप्स के और बाकी उस पैकेट को हमने खुला रख दिया, तो क्या देखेंगे आप, 4-5 घंटे बाद जब आप दोबारा उससे खाएंगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि एक तो जो आप चिप्स लेके आए उसके अंदर क्या तेल है, ठीक है, और क्या उसके अंदर फैट या मतलब उसके अंदर वसा भी मौजूद है। तो होता क्या है, जैसे तेल और वसा क्या करते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। भाई हवा के अंदर क्या ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या होता है, उसका जो स्वाद है और जो उसकी खुशबू है वो दोनों बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें होती हैं फिर वो ख़राब होना चालू हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर, उपचयित होने पर तेल, उपचयित मतलब क्या, उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है ना। तो बताया मैंने, जैसे चिप्स का पैकेट है या फिर कोई भी जो खाने की चीज़ें हैं जो पैकेट में आती है, जब वैसे वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो उनका जो स्वाद होता है और उनकी जो गंध होती है, जो खुशबू होती है वो बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। लिखा हुआ है, प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। अब भाई जैसा आपने देखा होगा, चिप्स का पैकेट या फिर जो हम कुरकुरे वगैरह लेके आते हैं, तो आप देखा होगा उसके अंदर गैस भरी होती है ना। तो सब सोचा वो गैस या हवा क्यों भरी होती है, वो एक्चुअली वो वास्तव में क्या, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो जो खाने की चीज़ जो है उस पैकेट के अंदर वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और उसमें ऑक्सीजन ना जुड़े। क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो उसका क्या हो जाएगा, उन चीज़ों का उपचयन हो जाएगा और उससे उसका जो स्वाद है और जो खुशबू वो दोनों बदल जाएंगे। इसलिए चिप्स का पैकेट है या फिर जो मतलब खाने की चीज़ों के जो पैकेट आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि उन पदार्थों का उपचयन रोका जा सके। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को क्या, ऐसे पदार्थ जो उपचयन को रोकते हैं उसे बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन भी एक प्रकार का ऐसा ही प्रतिऑक्सीकारक है। ठीक है, ध्यान से लिखा हुआ है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। ठीक है, मतलब चिप्स के जो पैकेट होते हैं या फिर जो कुरकुरे के पैकेट हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि जो खाने वाली चीज़ें हैं उनका मतलब उपचयन ना हो, उसका स्वाद और जो खुशबू है वो ना बदले। ठीक है, तो दोस्तों आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, ताकि फिर मैं आपके उस डाउट को अगले वीडियो में दूर कर सकूँ। ठीक है, और दोस्तों आपने क्या करना है ना, आपने मतलब जब ये वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आपने अपनी बुक जो NCERT बुक है आपको उसमें पूरी तरीके से पढ़ना है। ऐसे ही एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि आपका पेपर आता है वो बुक से ही आता है, बुक के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आपने इस चैप्टर के अंदर हर एक लाइन को अच्छे से समझना है और याद कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी